Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum my students and viewers. You are watching Conceptual Learning with Nasir Abbasi. My dear students, आज के सेशन में हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 का एक टॉपिक प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बात ज़रूर रखिएगा, ये टॉपिक मोशन से मुतल्लिक है। लिहाजा जब भी कोई आप मोशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, सबसे पहले आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप उस मोशन को ड्यूरिंग अ मोशन स्टडी करेंगे। मीन वो मोशन हो रही है, जैसे कि पेंडुलम मूव कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, तो आप ड्यूरिंग वाइब्रेशन उसको स्टडी कर रहे हैं। यानी वो चीज़ एट रेस्ट पे, यानी उसको आप पोजीशन ऑफ रेस्ट पे नहीं बल्कि पोजीशन ऑफ मोशन पे स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग अ मोशन को स्टडी किया जाता है। एक बात तो ये। दूसरा, ये टॉपिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM, तो लिहाजा पहले आपको SHM का पता होना चाहिए। प्रीवियस टॉपिक्स में आपने पढ़ लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन, सच टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच फोर्स of a body is directly proportional to displacement but the direction is opposite is called सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी इसका मतलब ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में वाइब्रेटरी मोशन होती है। ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाए कि फोर्स के ज़्यादा करने से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाए और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट हो, उस वाइब्रेटरी मोशन को SHM कहा जाता है। इसको हम यूं भी कहते हैं, यानी इसको यूं भी कहा जाता है सच टाइप ऑफ मोशन विच होल्ड्स द हुक्स लॉ। ऐसी मोशन, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो हुक्स लॉ को होल्ड करती है, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो हुक्स लॉ को होल्ड करे, क्योंकि ये हुक्स लॉ भी है, हुक्स लॉ को होल्ड करे, उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है सच टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच होल्ड्स हुक लॉ, यंग मॉडुलस, फलां लॉज, तो आपको पता ही नहीं भाई ये कौन सा है। तो याद रखिएगा, मैंने बता दिया हुक्स लॉ, यानी ऑब्जेक्टिव में ये बात आ सकती है, ज़हन होने चाहिए आपके कि ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो हुक्स लॉ को होल्ड करे उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। अगर इसे इक्वलिटी की फॉर्म में लिखा जाए तो यूं हम लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस KX। क्यों? जब रिलेशन इक्वेशन में चेंज होती है तो वहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि वहाँ होता है, देखिए मिसाल के तौर में कहता हूँ जी 10 रुपये के 2 पेन, तो फिर 20 रुपये के कितने होंगे? 4 होंगे। 30 रुपये कितने होंगे? 6 होंगे। अब 10 रुपये के 2 पेन से क्या मुराद है? इट मीन्स कि एक पेन 5 रुपये का है। जब तक एक पेन 5 होगा तब 20 के 4 मिलेंगे, तब 30 के 6 मिलेंगे, तब 40 के 8 मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? रुपीज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन है। जितने आप रुपीज बढ़ाते जा रहे हैं पेन भी बढ़ते जा रहे हैं, बशर्ते कि इसमें 5 कांस्टेंट हो। मीन R इज इक्वल टू KP। यहां जो K है दैट इज 5। तो इसी तरह मैंने कहा कि फोर्स जितनी बढ़ाती जाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती जाएगी, लेकिन आप उस इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू माइनस KX होगा। यहाँ K से मुराद क्या होगा? वो अगर आप मास अटैच टू स्प्रिंग है तो उससे रिलेटेड होगा, अगर सिंपल पेंडुलम है तो उससे रिलेटेड होगा। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बुनियादी डिफिनेशन थी। अब हम सिंपल पेंडुलम को साबित करेंगे कि वो भी ये वाली इक्वेशन, ये वाली रिलेशन होल्ड करती है। तो सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए जी, ये आपके पास एक स्पोर्ट है जिसके साथ एक स्ट्रिंग टाइड है और इस स्ट्रिंग के साथ हमने एक बॉब, एक मास बॉडी अटैच कर दी है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है। क्या हर वो बॉडी या हर वो अपरेटस जिसमें स्पोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग को अटैच टाई कर दिया और उसके साथ एक मास को अटैच कर दिया? नहीं। इस तरह के अपरेटस के अंदर 3 बातें होंगी तो वो पेंडुलम, वो अपरेटस आइडियल पेंडुलम कहलाएगा। वो 3 बातें क्या हैं? उसमें पहली बात ये है, मास ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी लेस देन द मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉडी। ये जो बॉडी जो इसके साथ अटैच्ड है इसका मास इससे ग्रेटर होना चाहिए स्ट्रिंग से, या स्ट्रिंग का मास इस बॉडी से लेस होना चाहिए। पहली शर्त ये।
दूसरी शर्त क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी मच ग्रेटर देन द मास ऑफ बॉडी। यानी ये नहीं कि आप बड़ा मास ले लो उसके साथ छोटा सा धागा बांध लें, नहीं, बल्कि छोटा मास लेकर उसके साथ एक धागा बांधना है जिसका मास ज़्यादा बात है, मैंने कहा मच ग्रेटर, जो ज़्यादा ग्रेटर हो। और तीसरी शर्त ये है, देयर शुड बी नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, लूजनेस नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि पहले आपने जब उसके साथ मास अटैच नहीं किया हुआ था तो उसकी लेंथ 1 मीटर थी, जब आपने मास अटैच कर दिया तो वो 1.1 मीटर हो गई, मीन वो ज़्यादा हो गई, तो वो आपके पास सिंपल पेंडुलम आइडियल नहीं होगा। वो मास अटैच करने से पहले भी 1 मीटर हो, बाद में भी 1 मीटर हो, तो वो आपके पास एक आइडियल सिंपल पेंडुलम होगा। अब हम आ जाते हैं इसकी मोशन की जानब। मोशन इसकी कैसे होती है, ये तो अभी जिस पोजीशन पे है इस पोजीशन को इसकी स्टेबल पोजीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। आपने फोर्स एग्जिस्ट की, फोर्स एग्जिस्ट करके आप इसे एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ले आए, फिर आपने इसको रिलीज कर दिया। जब आपने इसको रिलीज किया इस बॉडी को, तो जाहिर बात है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स वेट ऑफ बॉडी होगी, वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना चाहेगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से एक्स्ट्रा ये आगे जाएगी और नहीं रुकेगी और एक ख़ास पॉइंट तक जाएगी। जिस ख़ास पॉइंट तक जाएगी वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा, और फिर वहाँ से वापस दोबारा वेट ऑफ बॉडी मीन स्ट्रॉन्ग फोर्स वैसा इस स्टेबल पोजीशन पे आएगी, लेकिन स्टेबल पोजीशन में नहीं रुकेगी, आगे जाएगी। आगे जिस पॉइंट तक जाएगी दैट वुड बी द एक्सट्रीम पोजीशन। यानी जब आपने फोर्स इस पर लगा के एक पॉइंट तक ले गए थे, वो एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, बल्कि आपने उसकी वजह से रिलीज किया था और ये ओ पॉइंट तक के मीन पॉइंट तक, और मीन पॉइंट से आगे ई पॉइंट तक, ई पॉइंट से दोबारा जिस पॉइंट पे आई है ई डैश पॉइंट, दैट वुड बी द कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, उससे आप एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे। अब ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम मैंने ड्रॉ कर दिया है जिसमें आप देख रहे हैं बॉडी वाइब्रेट कर रही है। अब हमने साबित करना है जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है अंडर द लॉ ऑफ एसएचएम कर रही है, अंडर द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम कर रही है। तो चलें हम सबसे पहले इस बॉडी पर लगने वाली फोर्स पे बात करते हैं। ये डायरेक्शन अपोजिट क्यों है, देखिए आपने फोर्स यूं लगाई थी और बॉडी अपवर्ड लगाई थी, बॉडी डाउनवर्ड गई है। एक्स के लिखें या एस लिखें वो आपकी मर्जी, तो इस वजह से आपने यहाँ माइनस का साइन लगाया था। तो चलें हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि इस बॉडी पे कौन सी फोर्स लग रही है। जाहिर बात है रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। यहाँ वो रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ वो नेट फोर्स क्या होगी, टोटल फोर्स, यानी इस बॉडी पर जो वापस आ रही है अपनी जो पॉइंट पोजीशन पर, वो कौन सी फोर्स है। तो अब हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए ये आपके पास टेंशन है, टेंशन की फोर्स अपवर्ड होती है, तो उस रिगार्डिंग ये फोर्स डाउनवर्ड होगी, ये वेट की फोर्स। अब बॉडी इधर जा रही है तो आप इसको यूं कर देंगे स्ट्रेट, ये यानी ये बॉडी फोर्स यहाँ के लग रही है और ये फोर्स इधर, और वेट जाहिर बात है डाउनवर्ड होता है, यहां से आप वेट को डाउनवर्ड कर देंगे। ये देखिए अब आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है देखिए। लेट्स सपोज मैं इधर लिखता हूँ, इधर बनाता हूँ सिंपल से वेक्टर्स और उनके दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, देखें कैसे होगा। मैं पहले बताता नहीं, ये देख अब सवाल ये बताओ ये 3 वेक्टर्स हैं, इनमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है और समेशन कौन से 2 वेक्टर्स ऐड किए गए और रिजल्टेंट वेक्टर हासिल हुआ है। यहाँ टेल टेल से मिलियो, हेड हेड से मिलाओ तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। बाकी उसके समेशन वेक्टर्स होते हैं जिन दोनों को सम करने से आपके पास एक नया वेक्टर आता है, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्यों है, क्योंकि हेड हेड के साथ है, टेल टेल के साथ है। तो यहाँ देखें हेड के साथ हेड और टेल के साथ टेल, ये देखें तो ये इट मींस कि ये आपका रिजल्टेंट नेट वेक्टर है डब्ल्यू। ये एक कंपोनेंट आ गया और ये दूसरा कंपोनेंट आ गया, इसमें ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया, ये वाई कंपोनेंट आ गया। अब हम ये इसके अंदर आपको पता है जब कहीं फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो उसके सारे कंपोनेंट कभी कभी काम नहीं करते, बल्कि उसमें से एक कंपोनेंट काम करते और एक नहीं करता। जैसे अगर आप को याद हो वर्क के अंदर, तो वर्क के अंदर ऐसा होता है कि वहां एक्स कंपोनेंट काम कर रहा होता है और वाई कंपोनेंट काम नहीं करता। इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएं तो वहां वाई कंपोनेंट काम कर रहा होता है और एक्स कंपोनेंट काम नहीं करता। सेम इज द केस, यहाँ एक्स कंपोनेंट काम नहीं कर रहा क्योंकि बॉडी इधर नहीं जा रही, बॉडी इधर जा रही है, सिर्फ वाई कंपोनेंट काम कर रहा है। तो यहाँ जो नेट फोर्स होगी दैट वुड बी डब्ल्यू वाई।
यानी वेट की एक्स कंपोनेंट यहाँ नल होगा, जीरो होगा, कुछ नहीं होगा, यानी वो यहाँ वर्क नहीं कर रहा, वर्क सिर्फ वाई कंपोनेंट कर रहा है क्योंकि बॉडी सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रही है। लिहाजा डब्ल्यू वाई, यहाँ जो नेट फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई रिस्टोरिंग फोर्स हो रही है, दैट इज डब्ल्यू वाई। तो हाँ जी, मैंने बता दिया कि यहाँ एफ नेट फोर्स जो है वो डब्ल्यू वाई है। ये डब्ल्यू वाई क्या होता है, आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक में पढ़ा हुआ है। डब्ल्यू वाई होता है डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा के, जैसे डब्ल्यू एक्स होता है डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा के। लिहाजा आपके पास यहाँ नेट फोर्स बन जाएगी डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। अब ये डब्ल्यू की वैल्यू भी आप यहाँ पुट करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है आप सबको पता है, एम जी, डब्ल्यू एम जी होता है, अब यहाँ एम जी लिख लें। साइन थीटा आप यहाँ इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ आपके पास चूंकि ये बॉडी देखिए, ये जो स्ट्रिंग है इसके अलोंग बॉडी आ रही है, यानी ये इस स्ट्रिंग को आप लेंथ का नाम दे दें तो ये आपके पास एल बन जाता है। ये अब ये एल है तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इसको आप एक्स कह दें। तो अब आपको होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ एम जी परपेंडिकुलर क्या है जी, वो आप चूंकि एक्स के नाम जा रहा है तो यहाँ परपेंडिकुलर को हमने नाम दिया हुआ है एक्स का, डिस्प्लेसमेंट है उसको नाम एक्स के दिया है तो आप एक्स लिख दें। और एल से मुराद हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ जो है वो आपने उसे आप एल कह दें, एल होती है उसको आपने एल कंसिडर कर दिया है, एल हो गया। तो यहाँ आपके पास नेट फोर्स आ गई, एफ नेट फोर्स आ गई एम जी एक्स बाई एल। चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है लिहाजा आप शुरू से ही माइनस का साइन साथ लगाएंगे। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई एफ नेट इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब रिलेशन इक्वेशन में चेंज हो तो कांस्टेंट लगता है। क्यों लगता है मैंने आपको डिटेल से बता दिया। ऐसे ही याद रखिएगा, जब कोई इक्वेशन रिलेशन में चेंज होती हो तो उस सिस्टम के अंदर जितने कांस्टेंट्स होते हैं वो सारे हट जाते हैं और इक्वेशन रिलेशन बन जाती है। लेट्स सपोज हम इस इक्वेशन को रिलेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ मौजूद सारे, अब एफ नेट लिखें या एफ लिखें आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ सारे आप कांस्टेंट्स को हटा देंगे। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ एम कांस्टेंट है, क्यों, पूरे सिस्टम के अंदर जब बॉडी ई से ई डैश तक जाएगी पूरा वाइब्रेट करेगी तो उसका मास कहीं चेंज होगा नहीं होगा, लिहाजा एम यहाँ कांस्टेंट है। इस पूरे सिस्टम के अंदर जी कांस्टेंट है, जी वैसे भी कांस्टेंट होता है 9.8% स्क्वायर। इस पूरे सिस्टम के अंदर लेंथ सेम है, वो मैंने आपको शुरू में कह दिया था। बॉडी इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो या जिस पॉइंट पे भी हो, ई से ई डैश तक ईच एंड एवरी पॉइंट पर एल वुड बी द सेम। लिहाजा एम जी और एल ये सारे के सारे यहाँ कांस्टेंट है। इन सबको हटा दें तो क्या बच जाता है, सिर्फ एक्स डिस्प्लेसमेंट बच जाता है और माइनस का साइन तो शो कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। ये देखिए जी, आपके पास सिंपल पेंडुलम आखिर में एसएचएम में एसएचएम की फॉर्म में आ चुकी है। लिहाजा साबित हो गया कि सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम। इसी को आप एक्सेलरेशन फॉर्म लिख सकते हैं, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको आप एक्सेलरेशन फॉर्म में लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन लिखें या फोर्स लिखें, आपको पता है क्योंकि एसएचएम में आपने साबित किया हुआ है, वो बात एक ही होती है। लिहाजा आपका ये टॉपिक प्रूव हो गया, सिंपल पेंडुलम हैज एसएचएम। थैंक यू वेरी मच।